नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब उम्मीद मेरा यही है कि आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मंगलमय हैं। तो आज मैं निकला हूँ एक यात्रा पर। यात्रा बहुत ही आधे घंटे की ही यात्रा है ये, आधे घंटे से भी कम समय की यात्रा होगी। और इस यात्रा का उद्देश्य देश में चल रही यात्राओं पर चर्चा करना है। तो ऐसे ही और भी कई वीडियो इसी तरीके से मैं बनाता रहूँगा, जिसमें मैं या तो वर्चुअल टूर करता हुआ आप लोगों से बात करूँगा या फिर कभी ट्रेन में बात करूँगा, कभी पैदल चलता हुआ। अब मैं अपना चेहरा उतना नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मेरा चेहरा उतना खूबसूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात ज़रूर करूँगा जिससे कि आपकी थोड़ी मतलब बहुत राजनीतिक समझ, आर्थिक समझ, सामाजिक समझ, सांस्कृतिक समझ और भी कई प्रकार की समझ होती है, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। उस समझ में थोड़ा-सा थोड़ा-सा हल्का, कुंचम, है ना? तो बढ़ोतरी हो जाए। तो चलो, आज मैं बात करूँगा पद यात्रा के बारे में। आप पिछले 1 साल से देख रहे होंगे कि हमेशा पद यात्रा सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आप पद यात्रा सिर्फ टाइप कर दो गूगल पर, तो इतने ज़्यादा समाचार मिलेंगे, इतने ज़्यादा समाचार मिलेंगे कि आप पढ़ नहीं पाओगे। समझना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ जा कर के भैया ख़त्म करें। तो मुझे लगा कि इतना क्यों आप मेहनत करो, थोड़ा-सा मैं ही आपकी मदद कर देता हूँ। ओके? तो बात हो रही थी यात्रा की। तो यात्रा पर जब मैं बात करता हूँ तो मूल रूप से पद यात्रा। तो 2 पद यात्रा अभी देश में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। एक पद यात्रा जो है वो है राहुल गांधी की और दूसरी पद यात्रा है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पद यात्रा बिहार में चल रही है, तो वहीं राहुल गांधी की पद यात्रा इस बार पूरब से पश्चिम चल रही है। तो पूरब से पश्चिम बोले तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश एरिया से लेकर के शायद गुजरात तक जो हमारा मैप है, इसी बीच में अभी राहुल गांधी की पद यात्रा होने वाली है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इन यात्राओं का इतिहास क्या रहा है? क्या वाक़ई पद यात्रा जो है सिर्फ़ राजनीतिक होती है या कुछ और भी होती है? तो हमारे देश में ना पद यात्रा करने का जो एक जो हमारे यहाँ व्यवस्था है बहुत पुराना है। पहले जो पद यात्राएँ हुआ करती थी वो मूलतः धार्मिक पद यात्रा हुआ करती थी और वो धार्मिक पद यात्रा अभी भी होती है। यदि आप बिहार जाओ तो बिहार में एक स्थान है सुल्तानगंज, गंगा नदी तट के किनारे बसा हुआ है और वहाँ से लोग श्रावण के महीने में जल भरते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और उस जल को लेकर के 100 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुँचते हैं झारखंड स्थित देवघर, जिसे बाबा धाम भी कहा जाता है और वहाँ जा कर के भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। तो ये पद यात्रा को कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है और ये हर साल होता है। लाखों लोग ये यात्रा करते हैं। इसी तरीके से नर्मदा नदी कहाँ है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर एक होती है नर्मदा यात्रा। तो वहाँ पर भी उसके भी कई मायने हैं, तो उसके बारे में आप अलग से पढ़ लेना। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य था बताना कि यात्रा जो है राजनीतिक भी होती है, धार्मिक भी होती है, कभी-कभी सामाजिक यात्रा भी निकलती है। और अभी तो इतने तरह के यात्राओं को विभाजित कर दिया गया है कि आप इस पर एक बढ़िया-सा निबंध लिख सकते हैं। अब उस निबंध में क्या आप लिखोगे, ये तो आपको आना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ करके लिखना पड़ेगा ना। तो चलो, तो सबसे पहले यदि आप यात्रा का जो उतना हम बैक में नहीं जाएंगे, हम महात्मा गांधी जी के जीवन से ही यात्रा की शुरुआत करते हैं, पद यात्रा की। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को एक यात्रा निकाला था। कमेंट करके बता देना फट से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। वो यात्रा थी दांडी मार्च, दांडी यात्रा भी इसे कहते हैं। तो ये यात्रा 78 लोगों के साथ, यानी कि जो गांधी जी का जो काफिला था उसमें मात्र 78 लोग थे
और ये यात्रा निकली थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और पहुंची थी समुद्र तट मतलब वाला जो एक गांव था दांडी, जहां नमक बनाया जाता था, वहां पर लगभग ये 390 किलोमीटर की ये यात्रा थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट तो भैया बहुत ही बुरा हुआ। नहीं, गांधी जी के लिए बुरा नहीं हुआ था, अंग्रेजों के लिए बुरा हुआ था, क्योंकि वो हिल करके पूरा उनको गांधी जी ने हिला दिया, पकड़ कर एकदम फाड़ दिया पकड़ के। समझ में आ रही है? और ये इतना ही यात्रा महत्वपूर्ण है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षा होती है या किसी भी कंपटीशन की परीक्षा होती है, तो उसमें कई बार ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी की इस यात्रा में गांधी जी के साथ और कौन कौन था। तो ये वाला आप एरिया देख लेना। हालांकि मैं तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन शायद कुछ काम आ जाए आपके, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना कभी भी मौका लगे तो। इसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में नमक लिया था और नमक लेकर के अंग्रेजों को बताया, भैया मैं तुम्हारे कानून को नहीं मानता हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो बहुत ही बड़ा ये मतलब हुआ था ये यात्रा। अब चलो आजादी के बाद की बात करते हैं, तो उसमें जो है एक चैतन्य रथम यात्रा हुई थी। एक अगर आप आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों बन गया उससे टूट करके, तो वहाँ के एक हमारे काफ़ी चर्चित चेहरा थे एनटी रामाराव, उन्होंने ये यात्रा निकाली थी और तेलुगु देशम पार्टी जो है इन्हीं के ये संस्थापक रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ था कि 294 में से 199 सीट उन्होंने जीत लिया था और ये एक तरीके से खतरनाक मतलब माना गया था उस दौर में। और ये पहला जो है वो गैर कांग्रेसी एक तरीके से मुख्यमंत्री भी बन गए थे। एक और यात्रा है, इस पर भी आप बीबीसी या फिर नवभारत टाइम्स, इस पर आप जाकर के पढ़ सकते हो। वो थी चंद्रशेखर। अगर आप चंद्रशेखर के बारे में जानते हो तो कमेंट करके बताना। एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो आज़ादी से पहले वाले थे, और एक चंद्रशेखर हुए जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और इनका जो क्षेत्र था वो बलिया उत्तर प्रदेश से ये थे और काफ़ी अच्छे लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित किए। और इनका एक बीबीसी पर मैं एक हिंदी पर एक बार पढ़ रहा था कि इन्होंने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बड़ी तगड़ी झाड़ लगाई थी। तो ये वाला भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर आपका इंटरेस्ट हो इस सब तरीके के कंटेंट में तो आप पढ़ सकते हो। तो इन्होंने भी यात्रा निकाली थी और इनकी यात्रा जो निकली थी वो निकली थी कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से और पहुंची थी नई दिल्ली। इस यात्रा में अभी जो है मैं पहुंच चुका हूं, ये जादवपुर स्थित पीवीआर मॉल, पीवीआर मैं बोलता हूँ साउथ सिटी मॉल है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। लगभग मैं 4 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ इतनी ही देर में। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ और ये यात्रा हमारी जारी रहेगी, तो आप भी हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहो। तो चंद्रशेखर की भी यात्रा बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन मतलब यात्रा में चंद्रशेखर को उस समय कोई फायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन बाद के दिनों में आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। कोई आईएएस नहीं बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। समझ सकते हैं कितना बड़ा एक क्रांति इन्होंने ला दिया इस यात्रा को करके। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी हमेशा कुछ ना कुछ यात्रा का सहारा लिया है। कभी राजीव गांधी ने लिया, तो कभी राहुल गांधी ने भी लिया, फिर से ले रहे हैं। आगे भी जब तक मुझे लगता है वो सत्ता में नहीं वापस लौटेंगे, तो उनको लगता है कि बस एक ही चीज़ है कि पैदल यात्रा करते रहो, कभी बस यात्रा करते हैं, कभी बाइक यात्रा करते हैं, तो तरह तरह के वो भी यात्रा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यात्रा से ही देश की राजनीतिक परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक मतलब उनका मतलब मैं जब भी उनका वीडियो देखता हूँ तो मुझे बहुत ही हंसी आती है, कई कारणों से आती है।
क्योंकि उनकी जो यात्रा है वो उसमें उनका जो लक्ष्य है ना, वो ऐसे ऐसे लक्ष्य को चुन करके यात्रा कर रहे हैं जिसका भारत में अभी वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? किस स्तर पर वो भारत को जोड़ना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता है। कभी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, तो मतलब अजीब सी उनका यात्रा है। मैं और इसके पहले जो है अगर आप देखोगे तो ये यात्रा भी जो उनका है ना, अगर आप देखोगे तो पिछले यात्रा से ही प्रेरित है, कुछ नया नहीं। मैं कह सकता हूँ एक कॉपी यात्रा है। इसके पहले ही जब देश में स्थिति बहुत खराब थी 1992 के आसपास, मैं स्पेशली कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उस समय भी एक यात्रा निकली थी। उस यात्रा का नाम था, मैं अभी आपको बता देता हूँ, उस यात्रा का नाम था एकता यात्रा, जो दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से ही निकाली गई थी। और इस यात्रा को जो लीड कर रहे थे वो मुरली मनोहर जोशी थे। लेकिन इसमें आपको वर्तमान भारत के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी शामिल थे। और लाल चौक पर जिस समय कश्मीर की स्थिति बहुत ही बुरी थी, उस समय शासन किसका था आपको पता होना चाहिए। तब जाकर के इन लोगों ने वहाँ पर तिरंगा फहराया था। तो ये मायने रखता है। अभी तो कश्मीर में बागों में बहार है, वहाँ पर आप जाओ टूरिस्ट बन करके या कोई नेता बन करके, तो उतनी आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये साउथ सिटी मॉल के बगल में एक गली है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ आगे बढ़ के, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब था, तो मैं आ गया हूँ जादवपुर एरिया में थोड़ा सा साइकिलिंग करते ही हुए। तो चलो, तो एकता यात्रा की बात हमारी हो गई। तो इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जब खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने भी ढेर सारी यात्राएं, तो नहीं, एक इनका यात्रा जो काफ़ी चर्चित रहा था, गुजरात गौरव यात्रा, इन्होंने निकाला था और खतरनाक निकाला था। वाईएसआर रेड्डी की भी एक यात्रा हुई थी। वाईएसआर रेड्डी जो कि जगन मोहन रेड्डी के पिता थे, और इनका 2009 में, अगर माफ़ करना अगर मेरा डेटा में कोई भूल चूक हो जाए, तो अगस्त महीने में एक चॉपर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस से इनका संबंध था। और उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो राजनीति है काफ़ी गरमाई थी। जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस समय आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और आंध्रा दोनों शामिल था। अभी जो है तेलंगाना अलग हो चुका है। वर्तमान में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। और उस समय की स्थिति में भी आप देखोगे तो इनके पिता ने भी पद यात्रा का पूरा सहारा लिया और बेटे ने भी लिया। लेकिन बेटे की जो पद यात्रा थी उसमें जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, उनकी इनको काफ़ी मदद मिली थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था इन्हें। तो इन्होंने, जगन मोहन रेड्डी ने जो यात्रा की उसका नाम था प्रजा संकल्प यात्रा, और नतीजा ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक इस यात्रा के बाद नज़र नहीं आई। इसी तरीके से दिग्विजय सिंह ने भी एक यात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा यात्रा। तो ये यात्रा भी काफ़ी अच्छा ही रहा था। और इस यात्रा के बाद जो है आप देखोगे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापस आई थी, लेकिन इनका इंटरनल पॉलिटिक्स ने उन्हें डुबा दिया। खैर वो उस पर मैं बातचीत नहीं करूँगा, क्यों, क्या, कैसे, कब हो जाता है राजनीति में, ये तो कोई नहीं कह सकता है। इसी तरीके से बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, इन्होंने खूब सारी यात्राएं बिहार में की है। कभी ये 7 निश्चय यात्रा निकालते हैं, कभी संकल्प यात्रा निकालते हैं, कभी विश्वास यात्रा निकालते हैं, तो कभी अलग अलग तरीके की यात्रा निकालते रहते हैं। कभी धन्यवाद यात्रा निकाल देते हैं, चलो थोड़ा सा काफिला लेकर के घूमेंगे और पब्लिक को धन्यवाद देंगे। तो लेकिन इस यात्रा का फायदा यही हुआ कि पिछले 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 17 साल से भी अब शायद ज़्यादा हो गया, राइट, ज़्यादा हो गया भाई।
5 में 20 साल हो जाएगा, अगले साल 20 साल हो जाएगा। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं, 9 बार। अभी मीम्स बना था कि 9वीं पास तेजस्वी यादव नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो वो तो शपथ लेने में भी बिहार में वो अपना इतिहास बना रहे हैं। तो फिर बात आ जाती है प्रशांत किशोर की, क्योंकि ये अभी यात्रा करवाने में ये सबसे माहिर हैं। तो जब ये इतनी यात्रा दूसरे नेताओं को करवा रहे हैं तो ये खुद भी करेंगे ही ना भैया। तो इन्होंने अपनी यात्रा जो निकाली वो चंपारण से निकाला, वहीं से जहाँ से गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया था, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो एक आपको यात्रा का महत्व तो देखने को मिलेगा भारतीय राजनीति में। खैर, यहाँ जहाँ मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ, यहाँ के लोग तो रिक्शा यात्रा करते हैं, मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। आप किस तरह की यात्रा करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यात्रा, यदि आप राजनीति में आना चाहते हो तो मेरा आपको एक सिंपल सा टिप्स है। देखो भैया, मेरे लिए तो राजनीति बहुत बड़ा एक कार्य है, मेरे लिए संभव शायद उस स्तर पर नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए संभव हो सकता है। यदि आप युवा हैं, आपके पास समय है, तो यात्रा करो। और यात्रा करके आप बहुत चीज़ सीखोगे, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने गलियारों को, अपने गांव के किस्से और कस्बों के किस्से को सीखोगे। और ये एक महत्वपूर्ण होता है। पता है, आपको कुछ नहीं पता है अपने क्षेत्र के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ का एक व्यक्ति खड़ा है, उदाहरण के साथ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और मैं रिक्शा रोक कर, साइकिल रोक करके इनसे पूछूं कि भैया बताओ ये दुकानें कब बनी थी, या ये मंदिर कब बनी थी, या ये सब्जी मंडी कब बनी थी, बोलेगा मुझे नहीं पता है, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ रहा नहीं, मैं तो यहाँ का हूँ पर रहता दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ। अब देखो बंगाल में कैसी साइकिल यात्राएं होती है, सामने देख रहे हो, ये यहाँ का नज़ारा आम है। मज़ा आता है कि यहाँ के लोग जो है ना, एक तरफ तो आप अपनी पत्नी को मर्सिडीज में घुमा रहे हो, और यहाँ पर लोग अपनी पत्नी को साइकिल पे घुमाते हैं। क्या मस्त जीवन है भाई। तो यात्रा ये भी कर रहे हैं, लेकिन हर यात्रा का अपना एक मज़ा होता है। तो आप भी यात्रा करो। और स्पेशली यदि राजनीति में आना हो, मुखिया ही बनना हो, सरपंच ही बनना हो, गांव का प्रधान ही बनना हो, तो आपको यात्रा करना चाहिए। इतना बड़ा यात्रा मत करो, कम से कम करो, घूमो, समझो, दरवाजे पर जाओ, हाथ जोड़ करके, जो डोर टू डोर कैंपेन होता है वैसे करके भी लोगों से बात करोगे तो बहुत समय लगता है इसमें। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि कल चुनाव है तो आज आप एक यात्रा पर निकल जाओ। इसकी लंबी तैयारी होती है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सब कार्य इस पर होता है। तो यात्रा करते रहिए। और देश में जो यात्राओं का जो एक मतलब क्या कह सकते हो, भरमार लगा हुआ है, तो उसके बारे में भी चिंतन कीजिए। समझिए कि यात्रा की राजनीति क्या होती है, स्पेशली पद यात्रा की। गांधी की राजनीतिक जो यात्रा थी, जिसमें दांडी मार्च सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनका तो उद्देश्य स्पष्ट नजर आ रहा है। वर्तमान के जो नेता यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? क्या वो यात्रा को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं यात्रा में निकल गया, लोगों के मुद्दों को मैं समझ लिया और सारी चीज़ों को मैं दूर हो गया, लेकिन क्या इस यात्रा का कभी फॉलो अप होगा? मान के चलो कि यदि आप अपने गांव में रहते हो, 4 किलोमीटर की आप पद यात्रा करके अपने पूरे गांव को कवर कर लेते हो, तो उस पद यात्रा को आप 25 बार दोहरा सकते हो, आपको दोबारा भी समझ में आएगा। लेकिन जो ये यात्रा है, स्पेशली मैं अगर बात करूं कि जो वर्तमान में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं उतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि वो मेरा वीडियो देखेंगे, लेकिन क्या कभी वो इस यात्रा को फॉलो अप कर पाएंगे कि जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं, दोबारा उस रास्ते में क्या हुआ था, इसकी जानकारी है उनको? या सिर्फ उनकी जो जानकारी, उनके आसपास की जो भीड़ है, जो उसे देखते हैं जब, तो उन्हें लगता होगा कि उनके दर्शन के लिए ये लोग आए हैं, और उनसे जो 2-4 बातें कोई बताता है तो ये इतने मतलब मुग्ध हो जाते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है। तो अगर सही तरीके से कोई यात्रा हो,
तो मैं समझता हूँ कि उस यात्रा का पर्पस पूरा स्पष्ट होना चाहिए। और एक यात्रा जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो यात्रा था आडवाणी जी की रथ यात्रा। और उस रथ यात्रा के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको ज्ञात होगा कि वो यात्रा जो था, मतलब सॉरी, रथ यात्रा, तो उसका अगर आप देखोगे तो परिणाम बहुत बाद में हुआ, लेकिन खतरनाक परिणाम हुआ। जब उस समय आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो ये यात्रा जो निकली थी, कहाँ से निकली थी? सोमनाथ से निकली थी, गुजरात में। और बिहार पहुंचते पहुंचते जो है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और उन्होंने आडवाणी जी की गिरफ्तारी करवा दी थी, तो इसलिए यात्रा जो है, रथ यात्रा बीच में ही रुक गया था। तो खैर, अब इस तरीके से आपको समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण यात्रा होता है। लेकिन जो यात्रा निकली थी, कब निकली थी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये यात्रा जो निकली थी, आपको जस्ट आप वेट करना, ये यात्रा निकली थी 1990 में, 25 सितंबर 1990 को। और 30 अक्टूबर को ये यात्रा बिहार पहुंची, अयोध्या पहुंचने वाली थी, लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन आज कौन सा साल चल रहा है? 22, यानी कि सॉरी 22 नहीं, 24 चल रहा है, माफ कीजिएगा, 24 चल रहा है ना। तो 34 साल के बाद, लगभग 34 साल के बाद उस यात्रा का परिणाम देखने को मिला और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो हर यात्रा का एक पर्पस होता है, लेकिन आप उस लंबे पारी के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि आप चाहोगे कि तुरंत मुझे कुछ मिल जाए तो भैया आप गलत कर रहे हो। तो वैसे ही मैं साइकिल यात्रा पर निकला हूँ। अब एक दिन में तो मेरा पेट का चर्बी घटेगा नहीं, इसके लिए तो मुझे हर रोज़ साइकिल चलाना पड़ेगा, मुझे फॉलो अप करना होगा। तब जा कर के तो मुझे पता चलेगा ना कि पेट का चर्बी घटा या नहीं घटा। तो वैसे ही जो नेता लोग राजनीतिक पद यात्रा करते हैं, तो उनको भी फॉलो अप करना चाहिए। एक बार यात्रा करके आप किसी गली से निकल जाते हो, भाड़े की भीड़, पोस्टर, बैनर इतना खर्च करके आप लोगों को जुटाते हो और देश को मैसेज देते हो कि आपकी जो यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को वॉश करने का कोशिश किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो आप ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। अगली बार कुछ नए विषय लेकर के आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, बने रहिए, और चैनल को यदि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो बाय बाय, ध्यान रखिए।